जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आपका सीएमए इंटरमीडिएट जून 24 का बिजनेस और लॉ और एथिक्स का पेपर आई एम श्योर बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपका पेपर कैसा रहा, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर को। पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। पेपर था आपका 100 मार्क्स का, टाइम मिला था आपको 3 आवर्स का। आपको जहां पे भी लगता है वहां पे आपको अप्रोप्रिएट एजम्पशन लेनी होती है और अपने आंसर्स में मेंशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और आपको बाकी के 5 क्वेश्चन मतलब यानी कि 2 to 8 में से बाकी के 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यू का होता है, वो कंपलसरी होता है। 15 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के 30 मार्क्स का, तो ये हो गया। बाकी 2 से लेके 8 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 करने होते हैं और वो होते हैं 14 मार्क्स के। इस तरीके से आपको 70 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का है, Which of the following is not a major source of law in any modern society? किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ लॉ नहीं होता? कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो आंसर है आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट है, एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन द डीलिंग विद। एजेंट किसके साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसके साथ डीलिंग में किसी को रिप्रेजेंट करता है? थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग में किसी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन इफ द सेलर मेक यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। अगर सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग का इस्तेमाल करता है, जानबूझ के प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करता है, तो सेल वॉइडेबल होता है किसके ऑप्शन पे? फटाफट बताएंगे, बायर के ऑप्शन पे, राइट। बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंडोर्समेंट। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एंडोर्समेंट नहीं है? ब्लैंक एंडोर्समेंट होता है, फुल एंडोर्समेंट होता है, रिटर्न एंडोर्समेंट, ये कोई एंडोर्समेंट थोड़ी ना होता है। तो आंसर है आपका सी, ठीक है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एंडोर्समेंट आपसे पूछा है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द डैश वे, कैजुअल वे, यूजुअल वे, अनयूजुअल वे या स्पेशल वे। इन द यूजुअल वे हर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो नॉर्मल तरीके से, यूजुअल तरीके से बिजनेस को चला सकता है, जैसा चलाया जाता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्ट्रीज एक्ट का है। फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन कह रहा है, चैप्टर 5 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोवाइड्स द डैश टू बी टेकन इन फैक्ट्री फॉर द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। क्या आपको लेना होता है फैक्ट्री में? ऑपरेटिव मेजर, रिक्रिएटिव मेजर, सेफ्टी मेजर्स या फिर वेलफेयर मेजर? फटाफट बताएंगे आप। 6th क्वेश्चन का आंसर है वेलफेयर मेजर, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट का चैप्टर 5 कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर मेजर्स जरूर लेने हैं, एम्प्लॉयज की भलाई के लिए स्टेप्स जरूर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 7th क्वेश्चन, सेक्शन 55 ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019 कोड ऑफ वेजेस 2019 का सेक्शन 55 किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों? बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, अब आप देख रहे हो सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे आपको सेक्शंस भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डैश मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। तो डैश मींस अ सब्सिडरी यानी कि एसोसिएट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर है एसोसिएट। पूरा एसोसिएट की डेफिनेशन गिवन है। एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th, The annual return of OPC in absence of company secretary shall be signed by अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता है तो ओपीसी के एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है बच्चों? डायरेक्टर, ठीक है। सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेंगे, बैंकर थोड़ा ना, ऑडिटर थोड़ा ना, लीगल ऑफिसर थोड़ा ना, डायरेक्टर्स। 10th क्वेश्चन, अ स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। जो स्टार्टअप कंपनी है, जो नई नई कंपनी है, वो कितना स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है मैक्सिमम? फटाफट बताएंगे आप। आंसर है 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शैल बी इशूड इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन मेड बाय। फटाफट बताएंगे आप। कौन रेगुलेशंस बनाता है बेटा सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड? सेबी, सिंपल, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर द ऑडिटर इज डिससैटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिटर इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है और ये पता लगाता है कि वो प्रॉपर ओपिनियन ही नहीं दे पा रहा है, तो वो कौन सी, अगर ओपिनियन नहीं दे पा रहा है ऑडिटर, तो वो कौन सी स्टेटमेंट बताएगा? फटाफट बताएंगे आप। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
क्लीन रिपोर्ट नहीं, एडवर्स ओपिनियन नहीं, क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जहां पे वो अपना ओपिनियन ही नहीं दे पाता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लिखता है वो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बात कर रहा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शैल एस्टेब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डैश टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स। ठीक है, हर कंपनी को, हर लिस्टेड कंपनी को एक मैकेनिज्म, विजिल मतलब बहुत केयरफुली वाला मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। फॉर हुम, किन के लिए बनाना पड़ता है, फटाफट बताएंगे। फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, ताकि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड जेन्युइन मैटर्स है वो रिपोर्ट हो सके। तो इसका आंसर है ए, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 14 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस का एट्रीब्यूट यानी कि फीचर नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 15 क्वेश्चन। लास्ट एमसीक्यू। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसेज मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली, फेयरली एंड ऑन मेरिट यूजिंग द बेस्ट एविडेंसेस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस। ये प्रिंसिपल जो है जो पब्लिक लाइफ का, ये किस पे बेस्ड, इसको क्या कहते हैं हम, जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ इज नोन एज, फटाफट बताएंगे आप, कि जो पब्लिक ऑफिस के होल्डर्स हैं, जो मतलब पब्लिक ऑफिस में जो बैठे हैं लोग, उनको बड़ा ही फेयरली, बड़ा इम्पार्शियली डिसीजन लेना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये थे सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने थे। बहुत इजी पेपर आया है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2A डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स यहाँ पे बता देंगे। नेक्स्ट है आपका इन्यूमरेट द ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की ड्यूटीज बतानी है और बेली की क्या क्या, बेली को किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको बेली की ड्यूटीज ही बतानी है। ठीक है, तो बेलर और बेली की आपको दोनों की ड्यूटीज बतानी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बात करता है, एग्जामिन द ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट में डायरेक्ट अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कौन कौन से बेसिस पे कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को ऑर्डर दे सकता है। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो ऑर्डर बाय कोर्ट है उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन असाइनमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में असाइनमेंट का मीनिंग बताना है और कैसे असाइनमेंट और नेगोशिएशन अलग अलग होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट है, आप देख रहे हो सारे ही पार्ट 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट कह रहा है, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डिफरेंट पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट्रीज एक्ट में इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर्स होती है उसकी आपको लिस्ट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी कह रहा है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन एंड बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेशन और बिलेटेड एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको प्रोविजंस यहाँ पे बताने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्रिटिकली असेस द डिफरेंट कंडीशंस लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स की जो कंडीशंस है जो कंपनीज एक्ट 2013 में बताई है कि कब कब आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, कौन कौन सी कंडीशंस आपको पूरी करनी होगी, यहाँ पे आपको वही बतानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, डिस्कस द डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कौन कौन सी ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन है जो अगर डायरेक्टर में होंगी तो डायरेक्टर तो किस जो एक पर्सन में होगी तो उसे आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अगेन 2 पार्ट है। 6 का ए पार्ट कहता है, डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट पॉइंट्स टू बी स्टेटेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट्स लिखने होते हैं वो आपको बताने हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। 6 का बी पूछ रहा है, डिस्कस द डिफरेंट राइट्स ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के राइट्स बताने हैं, कौन कौन से तरीके के राइट्स होते हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे आपको कि हर शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है, प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट होता है, हर शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो अपने शेयर ट्रांसफर करा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, ये सारे आपको मेंशन करने हैं। 7th का ए पार्ट आपका बिजनेस एथिक्स से है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन। 7th का बी पार्ट, हाउ वुड यू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन योर वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट रहता है ऑन अवर वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज टॉपिक आपकी बुक में अवेलेबल है, इमोशनल इंटेलिजेंस में बिल्कुल लास्ट में देखोगे तो आपको इसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। आप 8
8th क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ए और बी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों ही ध्यान से पढ़ेंगे। 8 का ए पार्ट कह रहा है मिस्टर अमल हु इज बैडली ड्रंक, और वो इतना बुरी तरह से ड्रिंक कर रखी है उसने कि वो बैठ भी नहीं पा रहा है। वो अग्रीमेंट करता है विमल के साथ ऑन 15 जुलाई कि वो अपना ऑफिस बेचेगा, ठीक है, 15 अगस्त को। नेक्स्ट डे अमल कहता है कि मैं तो भाई ओवर ड्रिंक था, तो मुझे तो होश ही नहीं था, तो लेकिन मैं ना अपना ऑफिस बेचना नहीं चाहता। विमल कह रहा है नहीं, तुमने तो अग्रीमेंट साइन कर लिया है, अब तो तुम्हें अपना ऑफिस बेचना पड़ेगा। बताओ जी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कौन कौन इनकॉम्पिटेंट होता है? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड। तो ये अनसाउंड माइंड में आता है ड्रंकन पर्सन, हेंस अग्रीमेंट इज कंप्लीटली वॉइड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आप बताओगे कि विमल को कोई भी राइट नहीं मिलेगा, वो अमल को फोर्स नहीं कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, 8 का बी पार्ट, कंपनी लॉ से है आपका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ABC लिमिटेड ने वरुण को अपॉइंट किया है एज एडिशनल डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वरुण को अपॉइंट किया है एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? जी हाँ। टू लुक आफ्टर द जनरल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। बाद में एक शेयर होल्डर है मिस्टर अरुण, वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत अपॉइंटमेंट हुआ है, और वो कोर्ट में केस कर देते हैं। तो मिस्टर अरुण ये कहते हैं कि वरुण तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप बताओ लॉजिकली, क्या डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं, कंपनीज एक्ट में कहीं भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है डायरेक्टर बनने के लिए। क्लियर? इनफैक्ट कोई शेयर क्वालिफिकेशन, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर का भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, अनलेस आर्टिकल्स में लिखा हो। तो कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख देती है कि हाँ शेयर्स लेना है, पर कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, राइट? तो आपको बताना है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने डिसीजन को देखना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा? आंसर इज नो, वरुण की अपॉइंटमेंट वैलिड है। आपको फिर क्वालिफिकेशन बतानी है जो जरूरी होती है डायरेक्टर्स के लिए कंपनीज एक्ट में। अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होती है तो एक पैराग्राफ आपकी बुक में गिवन था कि कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं होती है, ना ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ना ही शेयर क्वालिफिकेशन। कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं लिखा, पर हाँ आर्टिकल्स में अगर मेंशन हो तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर क्वालिफिकेशन चाहिए, पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो तब भी कोई नहीं चाहिए होती। ये बात यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ओवरऑल आपका सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर बहुत ईजी था मेरे हिसाब से। जिस बच्चे ने थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा तो वो इंटर को आराम से क्लियर कर लेगा। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। एक्चुअली आपको पता लगा होगा कि आपका पेपर कैसा गया, और जो बच्चे आगे का अटेम्प्ट देने वाले हैं उन्हें आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बेटा मैं एंड करती हूँ। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।